सामाजिक विज्ञान से चैप्टर 3 लेके आए हैं आपके लिए। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, जो एनसीईआरटी की बुक है और ये कक्षा 6 की जो है पाठ्य पुस्तक है। अध्यायवार इसमें हम करा रहे हैं सीरीज। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के फायदे क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। दोस्तों, चाहे हम किसी भी कंपटीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि देखते हैं आप कि लगभग सभी टीचर एनसीईआरटी की पुस्तक जो है पढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं। पर क्या हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने में ऐसी क्या खास बात है जो एनसीईआरटी को अन्य पुस्तकों से जो है अलग बनाती है? दोस्तों, उसको लगभग हम 10 तथ्यों से जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक क्यों जरूरी है। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबें आपको जटिल विषयों के बारे में आपको गहराई में जो है समझ देती हैं। साथ ही अगर दूसरा पॉइंट कहा जाए तो एनसीईआरटी किताबों के अध्यायों के अंत में दिए गए जो घुमावदार प्रश्न होते हैं यानी सवाल होते हैं, वो उन विषय की गहराई को जो है वो पैदा करते हैं। फिर दोस्तों, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं सटीक और स्पष्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए जो सीधे सवाल होते हैं वो सवाल भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होता है वो एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है। आपको बता दें, एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य जो है एग्जामिनेशन बोर्डों द्वारा भी जो है मान्य होते हैं, इसलिए भी एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत ज्यादा मानी जाती है। दोस्तों, सीबीएसई जैसे बोर्ड जो है वो खुद एनसीईआरटी पुस्तकों को जो है पढ़ने की सिफारिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबें कई भाषाओं में प्रकाशित होती हैं, जो सुविधा के अनुसार आदमी यानी छात्र जो है या कोई भी उसको पढ़ सकता है। फिर दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबें आपकी परीक्षा की तैयारी में जो है बहुत ज्यादा समय जो है बचाती हैं। ठीक है, साथ ही एनसीईआरटी पुस्तकें और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों से जो है पढ़ा जाए अगर, तो बहुत जल्दी विषय जो है तैयार किया जा सकता है किसी भी विषय को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं। अब सीधे चलते हम लोग जो है चैप्टर की ओर, हमारे अतीत। ये देखिए, ये इसका ये 3rd चैप्टर है, आरंभिक नगर। ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये तीसरा चैप्टर है, आरंभिक नगर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम उससे जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तरफ जो है घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आगे देखते हैं, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। दोस्तों देखिए, लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, ठीक है, जो एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, जो आधुनिक पाकिस्तान में, कहां है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से
हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिले उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को नगर कहा। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, एग्जाम में सीधे ऐसे पूछा जाता है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। आगे चलते हैं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ये मैप देखिए, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, इसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंवेरी वाली, मोहनजोदाड़ो यहाँ सिंधु नदी के बगल में, तुतकाको यहाँ चनहुदड़ो, यहाँ धौलावीर आपका, तुड़कोतदा, यहाँ लोथल। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। मैप था। भवन, नाले और सड़कें जानते हैं इसके बारे में। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या
क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। ये देखिए, ये महान स्नानागार है। देखिए, पक्की ईंटों से बनाया गया था। ये सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, इधर भी। ठीक है। ये देखिए, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए, इस समय जो ईंटें आ रही हैं मिट्टी की बनती हैं, उन्हीं तरह पकी हुई ईंटें यहां भी चिनाई हो रही है। ठीक है। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को आप अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी जो है लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर किसी तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ऊपर से मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये देखिए, ये सड़क है, ये बीच में जो है नाला, ये सड़क। ठीक है, ये बीच में नाला बना हुआ है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर, वो आगे आपको दिखाते हैं मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ये देखिए, ये मुहर है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने। ये देखिए, ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये मुहर है, जिनको विद्वान अभी तक भी पढ़ नहीं पाए कि किस लिपि में लिखा हुआ था। नए नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातात्विदों को जो चीजें वहां मिली, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और फलक हैं। ये देखिए, आभूषण है। ये देखिए, ऊपर पत्थर के बांट को देखो। ये देखिए, ये बांट है, तौलने के काम आता था, वेट करने के। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ड पत्थर से बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सीधे पूछ लिया था कि जो यहाँ पे बांट मिले थे वो किस पत्थर से बने हुए थे, तो चर्ड पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके देखिए, ये देखिए, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखिए, मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। ये देखिए, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 पर, जैसे कि आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आगे आपको दिखाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो देखो पृष्ठ संख्या 6 पर।
अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने वर्ष पहले? 7000 वर्ष पहले कपास की खेती। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कहाँ मिले हुए? मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिले हुए हैं? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान, ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुएं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। आगे देखते हैं। ये देखिए कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए ये व्यक्ति, जो कहां से मिली थी? जो है मोहनजोदड़ो से। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। ये देखिए, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। ये देखिए, जिस तरह इस समय दाढ़ियां होती हैं, लगभग उसी तरह देखिए दाढ़ी उस समय दिखाई गई, दर्शाई गई। ठीक है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। आगे देखते हैं। फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गांध में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन समय में जो है वहां पे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जो है चीजें वहां पे नहीं थी, जो वहां से दूर से आयात किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने योग्य बात है, जो एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो है आधुनिक टिन का मिलाई जाती है, जो तब तांबा जो है कांसा तैयार होता है, और ये आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से जो है आयात इसका किया जाता था। ठीक है, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ये देखिए, ये मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं।
हमें ज्ञात नहीं क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। आगे चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए गए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जो है जाना पड़ता था। ये हल के आकार का खिलौना मिला है वहां से, जो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो लकड़ी का बना हुआ ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा। ठीक है। खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। कई नगर जो है दो भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर तीन भागों में, धौलावीरा नगर जो था वो तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहां पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। ये देखिए जो दिखाया गया है, ये एक बड़ा तालाब है जो लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहां मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 वर्ष पहले यानी साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया।
दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नदियों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर आदि शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं भी जो है दफना दिए जाते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कहाँ? मिस्र में। ये देखिए, इसमें जो है शव को दफनाया जाता था। ये मिस्र का ही है, जो आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? किन चीजों की? जैसे धन दौलत, जानवर, या सोने चांदी, या पैसे, जेवरात, या जो इनके सेवक और सेविकाओं को भी इनके दफना दिया था साथ साथ में, तो क्या इनकी जरूरत पड़ी होगी? कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। या बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? उपयोगी शब्द: नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, फल, सिंचाई। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? निम्नलिखित का सुमेल करो: तांबा, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर। गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, जिसको टेराकोटा कहते हैं, से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए हों? हड़प्पा के लोग की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? निशान लगाकर बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा हो? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। आओ करके देखें। अपने शहर या गांव की
3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।